हाँ जी बेटा, देखो तो लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ डिस्कस किए थे। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। टॉपिक का नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है ना। देखो, जैसे मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि जो रेडिएशन है वो मैटर का नेचर पोजेस करती हैं कहीं कहीं पर। ठीक है, इसी तरह से जो मैटर है वो भी रेडिएशन का नेचर पोजेस करेगा। ऐसी थ्योरी डी ब्रोगली ने दी, ऐसा उन्होंने बोला। और उन्होंने क्या बताया साथ में कि ये जो नेचर, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया, नेचर लव्स सिमिट्री। ठीक है ना, नेचर सिमिट्री पसंद करती है। सिमिट्री का मतलब एक जैसा व्यवहार। जैसा रेडिएशन मैटर की प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ऐसा ही मैटर जो है वो रेडिएशन की प्रॉपर्टी को शो करेगा। ठीक है ना, ऐसा उन्होंने बोला। और दूसरा उन्होंने ये बोला, उन्होंने आइंस्टीन की मास एनर्जी इक्विवेलेंस वाली इक्वेशन थी, उसको भी ट्रू बताया कि मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, इन्होंने एक थ्योरी दी कि कोई भी मैटर जो है अगर वो मोशन में है, कोई भी मैटर जो है अगर वो मोशन में है तो वो अपने उसके पास कुछ वेव कैरेक्टरिस्टिक्स वो शो करेगा। और वहाँ पर उसकी वेवलेंथ जो होगी ना, वो होगी लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई एम वी या एच बाई पी। यहाँ पर पी क्या है, उसका मोमेंटम है। पी क्या है, उसका मोमेंटम है। ठीक है ना, ये इन्होंने बोला डी ब्रोगली। इसको बोलते हैं मैटर वेव। क्या बोलते हैं, ये मैटर वेव होती है। ये वेव एग्जैक्टली डिफरेंट होती है किससे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है, जो कि चार्ज पार्टिकल की वजह से बनती है। बट आपकी मैटर वेव जो है वो ज़रूरी नहीं कि आपका पार्टिकल चार्ज्ड हो, बस पार्टिकल के पास कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए तो आपको वो पार्टिकल जो है मैटर वेव या वेव प्रॉपर्टी शो करेगा। और उस वेव का क्या नाम दिया आपने, उस वेव का नाम दिया हमने मैटर वेव। ठीक है ना। इसका प्रूफ भी है लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी का। देखो मैं आपको प्रूव कराता हूँ। प्रूव कैसे है बेटा, कि हमने मान लिया कि हमारे पास फोटोन है और फोटोन की एनर्जी हमें पता है कितनी होती है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन होती है। इसी फोटोन की अगर मैं एनर्जी की बात करूँ इन टर्म्स ऑफ मास, ठीक है ना, हमारे पास फोटोन का मास अगर m है, मास ऑफ फोटोन अगर मैं कह रहा हूँ m है फॉर एग्जांपल, तो एनर्जी ऑफ फोटोन की कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी इक्विवेलेंस, इट विल बी E इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से ये एनर्जी भी फोटोन की है, ये एनर्जी भी फोटोन की है। अगर कंपेयर किया जाए तो हमारे पास आ जाएगा h न्यू इज इक्वल टू mc²। ये आ जाएगा h न्यू इज इक्वल टू mc²। तो यहाँ से मास की वैल्यू क्या हो जाएगी, h न्यू बाई c²। ये आपके पास मास की वैल्यू आ गई। अगर आप मोमेंटम निकालना चाहो तो मोमेंटम किसका, फोटोन का। मोमेंटम किसका, फोटोन का। फोटोन के मोमेंटम की अगर बात करें तो वो होगा p इज इक्वल टू mv। और फोटोन क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट से मूव कर रहा है तो ये हो जाएगा m इंटू सी। तो मास की वैल्यू कितनी है, एच न्यू बाई c² इंटू क्या हो जाएगा आपका, c हो जाएगा। तो c से एक पावर ये कैंसिल होगी, ये बना आपका एच न्यू बाई सी। ठीक है, एच न्यू बाई सी। अगर न्यू को नीचे ले आए तो ये हो जाएगा आपका एच बाई सी डिवाइड बाई न्यू। और सी बाई न्यू क्या होता है, लैम्डा होता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा फाइनली ये क्या, एच बाई लैम्डा इज इक्वल टू पी। और पी इज इक्वल लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच बाई पी। ये हमारे पास इसका प्रूव हो गया। कंडीशन क्या मानी हमने कि मास ऑफ फोटोन मास एनर्जी इक्विवेलेंस को फॉलो कर रहा है और एनर्जी ऑफ फोटोन कितना है, एच न्यू है। ठीक है ना। ड्यूअलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐसे बनेगा कि जो मैटर है वो वेव प्रॉपर्टी शो कर रहा है अगर वो क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो। और मैंने आपको पहले भी बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, ये आपकी कौन सी वेव है, इसको बोलते हैं मैटर वेव। यानी अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी से तो वो एक वेव प्रॉपर्टी शो करेगा। ठीक है ना।
उसके बाद आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, डी ब्रोगली वेव जो बन रही है, ये क्या उस बॉडी के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है? जी हाँ, डिपेंड करती है। कैसे? तो ये है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ मैटर वेव। कैसे डिपेंड करता है? देखो, तो देखो, आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ा था K इज इक्वल टू 3/2 kBT, यानी किसी भी बॉडी की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी गिवन टेम्परेचर पे, तो वो क्या होती है 3/2 kBT, अगर वहाँ पे 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो तो। ठीक है ना? काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 3/2 kBT होती है। ठीक है ना? और अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv²। ये उसकी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है? और ये रिलेशन तो आपको पता ही होगा, P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m_k। नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, देखो सिंपल सा है ये। देखो, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? हाफ mv²। अब अगर मैं इसको m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड करूँगा तो ये बन जाएगा हाफ m²v²/m। तो ऊपर लिख दूंगा मैं हाफ p²/m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो ये 2m इधर आ गया, 2m_k अंडर द रूट इज इक्वल टू p। इस तरह से आपने मोमेंटम का फॉर्मूला ये लिखा हमने, p इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m_k। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? ये है 3/2 kBT। ठीक है ना? तो P इज इक्वल टू रूट ऑफ 2m और K की वैल्यू कितनी है? 3/2 kBT। K भी तो पता है ना आपको, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ठीक है? तो 2 कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है आपका, 3/2 कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है। टेम्परेचर, तो मोमेंटम जो है ना आपका, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब देखो, अगर मोमेंटम टेम्परेचर के रूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वेवलेंथ भी होगी, क्योंकि वेवलेंथ क्या होता है? h/p होता है। तो ये क्या हो जाएगा? h/p यानी कि रूट ऑफ 2m 3/2 kb इंटू टी, इस तरीके से। ठीक है ना? ये आपके पास रिलेशन आ गया। ठीक है? 3 आप चाहो तो 2 से 2 कैंसिल, हाँ 3m kBT भी ऐसा लिख सकते हो। ठीक है ना? इस तरीके से कर लोगे। तो ये तो टेम्परेचर डिपेंडेंसी होगी। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ यहाँ बड़ा बड़ा, h/√3m kBT। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई टेम्परेचर के से रिलेटेड। ठीक है ना? इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाली जाए, देखो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ और निकालता हूँ मैं आपको, वो भी बताता हूँ। डी ब्रोगली वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन मैटर है, मास है, तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी होगी वो देखो। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? तो देखो, मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ mv², जहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना? अब मान लीजिए इनिशियली जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो 0 वोल्ट पे रखा था। इस इलेक्ट्रॉन को मैंने v वोल्ट सप्लाई दी, और इस सप्लाई की वजह से ये काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी बन गई? हाफ mv²। यानी हमें कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए, और वो वर्क डन क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये फार्मूला था ना, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल बाय चार्ज। इसी फार्मूले का यूज़ कर लिया। ठीक है ना? सॉरी, मैंने गलत लिख दिया, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या हो जाएगा? पोटेंशियल इनटू चार्ज हो जाएगा। तो इतना वर्क डन करना पड़ा जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की इतनी काइनेटिक एनर्जी आई। तो ये दोनों इक्वल होंगे, जितना वर्क डन करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ EV इज इक्वल टू हाफ mv²। v वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2ev/m, कैपिटल 2ev/m अंडर द रूट इज इक्वल टू v, ये वेलोसिटी। ये आपके पास रिलेशन आ जाएगा 2ev/m। ठीक है ना? अब अगर मैं यहाँ पर वेलोसिटी आ गई, ठीक है, अब इसका वेवलेंथ निकाल लो। वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, और v कितना है? रूट ऑफ 2ev/m है। ठीक है ना? रूट ऑफ 2ev/m, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है ना? ये हमने यहाँ पे
पुट कर दिया। तो बस अभी वैल्यूज़ पुट कर दो और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना। H प्लैंक्स कांस्टेंट है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इस m को अंदर ले आओ, एक काम करो, अंदर लाओगे तो m स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा तो नीचे एक पावर कट जाएगी। देखो h/2e m इंटू v ये पोटेंशियल है यहाँ पर आपका, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा फॉर्मूला। बस अब वैल्यू पुट कर लो, h कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, v आपकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपके पास फॉर्मूला बनेगा ये 12.27 रूट ऑफ v। ये सब वैल्यू जब आप पुट करोगे तो ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 रूट ऑफ v, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर पोटेंशियल पे। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा, वैसे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो हमारे सिलेबस से तो कट चुका है, पर वो इस चैप्टर की जान है। चैप्टर का टॉपिक का नाम है डेविएशन इन जर्मर एक्सपेरिमेंट। अच्छा टॉपिक है वो, तो मैं उसका एक ओवरव्यू दे देता हूँ एक्चुअल में उसने किया क्या था, ठीक है ना। डेविएशन एंड जर्मर या जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना, ये था। तो डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में बताया क्या गया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर पोजेस करता है। इन्होंने क्या ली थी, एक इलेक्ट्रॉन गन ली थी। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे हाई वेलोसिटी से, ठीक है ना। उसके बाद सामने यहाँ पर हमारा एक निकल का क्रिस्टल था जिस पे इलेक्ट्रॉन जाके स्ट्राइक होंगे, और उसके बाद यहाँ पर एक डिटेक्टर हमने लगा रखा था जो डिटेक्ट करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन आए हैं। अब डिटेक्टर लगाने का मतलब क्या है कि एमीटर या गैल्वेनोमीटर लगा रखा था जो कि करंट को रीड करेगा, ठीक है ना। और ये डिटेक्टर जो था ये रोटेटेबल था, यानी ऐसे ऐसे ये रोटेट होता था और अलग अलग एंगल्स पे करंट की वैल्यू बताता था हमें, ठीक है ना। ये डेविएशन जर्मर ने किया। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो हमने क्या देखा कि एक पर्टिकुलर एंगल पर हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा करंट आ गया। बहुत ज़्यादा करंट आने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, ठीक है ना। यानी एक जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन सुपर इम्पोज हो गए। सुपर इम्पोज होने का मतलब क्या है, और क्योंकि अब करंट बड़ा है तो इसलिए हमने बोल दिया कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ। अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो वेव थ्योरी में होता है, पर इलेक्ट्रॉन कैसा है, पार्टिकल नेचर है, ठीक है ना। तो इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका वेव नेचर भी पोजेस करता है। ये आपका डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट की थ्योरी मैंने आपको बता दी, डेरिवेशन पे नहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसको इस तरह से करके देख लेना, चैप्टर पूरा हो गया है, ठीक है बेटा।